मंच आसीन श्री श्रीकांत बुदौलिया जी भाई साहब, दुबे जी भाई साहब, आपने श्रीकांत जी से हमने जो सुना वह अति महत्वपूर्ण था और उसे हमने कई उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया और वो वास्तव में सही भी है। बीच में एक आवाज़ उठी थी कि हमें निर्यात पे या आयात पे ड्यूटीज़ लगानी चाहिए, वो बात सही है। एक्चुअल में जैसा हम देखते हैं परिदृश्य वैसा नहीं है। मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा 1 मिनट में कि हम चाइना को देखते हैं कि वो बहुत सस्ती वस्तुएं हमारे यहाँ डालता है और हमारे जो लोकल रोज़गार हैं वो उसके मुकाबले काफ़ी अनइफेक्टिव साबित हो जाते हैं और हम उतने दामों में वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। इसको इकोनॉमिक भाषा में डंपिंग और एंटी डंपिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि 200 रुपये में कोई चीज़ अगर चाइना में बन रही है तो वो 200 ही रुपये में हमारे यहाँ भी बन रही है, पर सरकार वहाँ की उनको सब्सिडी देती है और वो 200 रुपये से घट के 150 रुपये की हो जाती है और वो 150 रुपये में उस चीज़ को हमारे यहाँ पर डाल देते हैं। वो इसलिए डाल देते हैं 150 रुपये में कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो व्यवस्था है, व्यापारिक व्यवस्था, वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है और यहाँ के जो लोग उसको 200 रुपये में बना रहे हैं और जब वो मार्केट से दूसरी मार्केट से 150 रुपये में चीज़ें यहाँ आ जाती हैं तो हमारे 200 रुपये की चीज़ भी ना काफ़ी साबित होने लगती है और हम उसको बेचने में सक्षम नहीं रहते। तो ये प्लान्ड गतिविधि है जिसके तहत चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे यहाँ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करती है और इसको भारत की सरकार को रोकना चाहिए और रोका भी है। अगर आप पिछले 1 साल में इसको समझने का प्रयास करें तो चाइना से हमारे इंपोर्ट 13% कम हो गए हैं और एक्सपोर्ट 16% बढ़ गए हैं। ये पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। इसमें स्वदेशी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको कि हम सभी आज के मायने में चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अब दूसरी बात जो श्रीकांत भाई साहब ने की वो कल्पना सरोज की, तो मैं सिर्फ चूँकि मैं खुद व्यवसायी हूँ और मुझे लगभग 25 साल हो गए व्यापार करते करते। कल महेश्वरी साहब ने भी बड़ा सटीक शब्दों में आपको बताया कि आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं उन सब का आप कैसे इस्तेमाल करके और अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब भी आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें तो आजकल सब जगह स्मार्ट बात हो रही है कि स्मार्ट सिटी हो गई है, स्मार्टफोन हो गए और सारी चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं, तो आपका लक्ष्य भी बड़ा स्मार्ट होना चाहिए। अब जब लक्ष्य स्मार्ट होता है तो मैं इसी स्मार्ट की परिभाषा को कुछ उसमें विभाजित करूँगा कि स्मार्ट से एस से होता है स्पेसिफिक, मतलब आपका लक्ष्य फोकस्ड होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ करना है। एम का मतलब होता है मेजरेबल, मतलब आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया और अगर आप उसको आंक ना पाएँ कि मैंने कितने समय सीमा में क्या किया है तो वो लक्ष्य बेकार है, क्योंकि आप ये तय नहीं कर पा रहे। मैं अगर दिल्ली जाने का लक्ष्य लेकर निकला हूँ तो मुझे धौलपुर जाकर ये पता चलना चाहिए कि मैंने 35 किलोमीटर तय कर लिया, तो ये हो गया मेजरेबल। अब ए से मतलब होता है अटेनेबल, मतलब मैं दिल्ली पहुँच सकूँ। अब मैंने ये लक्ष्य ले लिया कि मैं पैदल चलूँगा और अमेरिका पहुँचूँगा तो शायद इस जीवन काल में तो नहीं पहुँचूँगा, तो वो अटेनेबल होना चाहिए कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। अब रियलिस्टिक, आर का मतलब रियलिस्टिक, मतलब वो रियल होना चाहिए, वास्तविक रूप से हम उसका इस्तेमाल कर सकें और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। और टी का मतलब होना चाहिए टाइम बाउंड, मतलब एक समय सीमा के अंदर उस लक्ष्य की पूर्ति हो जानी चाहिए। अगर वो लक्ष्य ओपन एंडेड है कि हम पा लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हमें कभी भी अपने ध्येय या अपने उद्देश्य तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कभी भी सक्षम साबित नहीं होंगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। चाइना के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात आपसे और कहूँगा कि चाइना भी भारत से कमज़ोर इकोनॉमी है, भारत से मजबूत इकोनॉमी नहीं है। मजबूत तो हमने उसको बना दिया है। अब वो कमज़ोर इसलिए है कि अगर आप चाइना की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पोर्टेबल इकोनॉमी भी है और एक्सपोर्ट भी करते हैं, दोनों ही काम करते हैं। अभी हम उनका केवल एक ही दृष्टिकोण देखते हैं और वो है एक्सपोर्ट वाला दृष्टिकोण। अगर आप ये समझने का आप गूगल पर सर्च करेंगे या देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो क्या चीज़ ऐसी है जिसको इम्पोर्ट करती है। वो इम्पोर्ट करते हैं गेहूँ, वो इम्पोर्ट करते हैं ऑयल सीड, वो इम्पोर्ट करते हैं कॉटन, वो इम्पोर्ट करते हैं सोयाबीन। और उनके यहाँ पे जो पर्यावरणीय व्यवस्था है या उनके यहाँ पर जो लैंड
रिसोर्सेज है वो नाकाफ़ी है उनकी जनसंख्या को भोजन देने के लिए, और ये वास्तविकता है। अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो वो हमसे बहुत कमज़ोर पायदान पे बैठे हैं। हम तो अभी बनाने पे नहीं आए, जैसा कि श्रीकांत भाई साहब ने बताया कि जब कंबल हम उनसे कम रेट में वापस से उनको आयात कर सकते हैं, लेकिन वो चाहकर भी अपना गेहूं पैदा नहीं कर सकते। तो सिर्फ समझ के परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझने की बड़ा ही ओजस्वी और जानकारीपूर्ण भाषण हमने सुना, और इस सभी विचारों को हम अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान हमें इतना ही रखना है कि बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका जो विज़न होता है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसके बीच में बड़ा अंतराल और बड़ा फ़र्क होता है। जब विज़न और इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बड़ी बड़ी कायाएँ कल्प हो जाती हैं और बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण होता है और बड़ी बड़ी गति हम पा सकते हैं, जिससे हम भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को वो सब दे सकें जिसकी कमी आज हमें यहाँ महसूस होती है। बहुत बहुत